हाय फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लासों में हाइड्रोलिक्स चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम को पढ़ रहे थे। उसमें हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक वगैरह देख चुके थे। आज उसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? ब्रेक तो सब लोग परिचित होंगे इससे, लेकिन यहाँ पर क्या है हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी कि द्रवीय ब्रेक। ये क्या काम करता है? किसी भी वाहन को रोकने या फिर उसकी गति को कम करने का काम करता है। किसके माध्यम से? हाइड्रोलिक, यानी किसी तरल पदार्थ के माध्यम से ब्रेक लगाने का काम करता है। ये किस पर आधारित होता है? पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होता है। इसमें देखें, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, जिसके अंतर्गत एक मुख्य सिलेंडर लगा होता है। ये है मुख्य सिलेंडर, इसको हम लोग मेन सिलेंडर बोलते हैं। मुख्य सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा होता है, ये भी पिस्टन है और ये भी पिस्टन है। पिस्टन आपस में एक स्प्रिंग के द्वारा कनेक्ट होते हैं। उसके आगे लगा होता है लीवर के माध्यम से एक पैडल, जिस पर हम पैर के माध्यम से पिस्टन को दबाते हैं। और यहाँ पर ये पैडल हिंज होती है, एक जगह पिवेट के द्वारा बंधी होती है। इस मेन सिलेंडर से पाइप के माध्यम से पहिए के सिलेंडर को, जो पहिए के पास लगा होता है वहाँ पर, यानी कि व्हील सिलेंडर के पास कनेक्ट कर दिया जाता है। ये है हमारा पाइप। पाइप के माध्यम से व्हील सिलेंडर को कनेक्ट किया जाता है मेन सिलेंडर से। ये आपको जो छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है हमारा व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर ये भी है और ये भी है। व्हील सिलेंडर में दो पिस्टन लगे होते हैं परस्पर अपोजिट डायरेक्शन में। एक इधर छोटा सा दिख रहा होगा आपको हरे रंग का, और एक इधर। ठीक इसी प्रकार इसमें भी एक हरे रंग का इधर दिख रहा होगा पिस्टन, और एक इधर, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो पीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ब्रेक शू। और ये सफ़ेद सी जो व्हील है, ये है हमारा ब्रेक ड्रम। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है एक ये ब्रेक शू, और ये सफ़ेद का जो व्हील दिख रही है, ये है हमारा ब्रेक ड्रम। ये ब्रेक शू आपस में यहाँ पर एक पिवेट के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर लगी होती है स्प्रिंग। यहाँ पर भी स्प्रिंग लगी होती। इसी प्रकार ये तो दो पहिए का हो गया। इसी प्रकार चारों पहिए पर बना होता है, और सभी मेन सिलेंडर से आकर के जुड़े होते हैं। अदर दो पहियों का यहाँ पर दिखाया गया है। सेम सब कुछ ब्रेक ड्रम, ब्रेक शू, स्प्रिंग वगैरह सारे पहियों में कनेक्ट रहते हैं, सारे पहियों में लगे रहते हैं। अब देखते हैं इसका काम कैसे करता है ये हाइड्रोलिक ब्रेक। जब हम पैडल के माध्यम से ब्रेक लगाते हैं, तो पैडल को जब दबाते हैं तो ये क्या करता है? पिस्टन को दबाता है। पिस्टन को दबाएगा तो पिस्टन को दबाने से क्या होगा? यहाँ से ये जो मुख्य सिलेंडर है, मुख्य सिलेंडर का ये वाल्व खुल जाएगा। इस वाल्व के माध्यम से तरल पदार्थ इस पाइप के माध्यम से आएगा ये व्हील सिलेंडर में। यहाँ से जैसे ही पैडल को दबाएंगे, दाब बढ़ेगा और ये पिस्टन आगे बढ़ेगा, यानी बाईं तरफ हो जाएगा। जिससे ये वाल्व खुल जाएगा। अब ये यहाँ का जो लिक्विड है और इसके अंदर ये जो लिक्विड रहेगा, यहाँ से आएगा और ये पिस्टन इसको दबाएगा, तो पिस्टन के दाब की वजह से ये फ्लूइड अंदर इस पाइप में आ जाएगा। पाइप में आने के बाद वो आएगा हमारा ये व्हील सिलेंडर में। व्हील सिलेंडर में जब ये फ्लूइड आएगा, तो ये क्या करेगा? पिस्टन को, इधर के पिस्टन को दाहिने तरफ और इधर के पिस्टन को बाएं तरफ ढकेलेगा। चूंकि पिस्टन से कनेक्ट है हमारा ब्रेक शू, तो ब्रेक शू भी फैलने की कोशिश करेगा। और ब्रेक शू की आउटर लाइन पर, बाहरी सतह पर, यहाँ पर फ्रिक्शन लाइनिंग बनी होती है, यानी कि घर्षण के कुछ पदार्थ बने होते हैं जिस पर फ्रिक्शन बहुत अधिक होता है। और जब ये ब्रेक शू फैलता है, तो फैलने के बाद ये क्या करेगा? ब्रेक ड्रम पे टच होगा। ब्रेक ड्रम पे टच होने के बाद, चूंकि इसकी बाहरी सतह फ्रिक्शनल प्लेट से जुड़ी होती है, इसलिए अब यहाँ पर घर्षण बहुत अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेक काम करने लगता है। जैसे जैसे हम इस पैडल को दबाते जाते हैं, वैसे वैसे ये ब्रेक शू बाहर की तरफ फैलता जाएगा। बाहर की तरफ फैलने से ये आएगा, ब्रेक ड्रम पर टच होगा। ब्रेक ड्रम पर टच होते ही पहिया धीरे धीरे रुकने लगता है। यही सेम प्रोसेस अन्य तीन पहियों में भी होता है। और यदि ब्रेक को हमको हटाना है तो क्या करेंगे? पैडल को हटा लेंगे। पैडल को हटाने के बाद अब ये स्प्रिंग, चूंकि स्प्रिंग के द्वारा ब्रेक शू कनेक्ट हुआ है, तो स्प्रिंग खींचेगा। इसको खींचने के बाद अब क्या करेगा? इसका संपर्क, ब्रेक शू का संपर्क ब्रेक ड्रम से हट जाता है। अब ये पिस्टन पुनः अपनी प्रारंभिक पोजीशन पर आ जाता है, जिससे अब ये यहाँ का जो फ्लूइड है वो पुनः मुख्य सिलेंडर में पहुँच जाता है।
इस तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। अब हाइड्रोलिक ब्रेक के लाभ क्या हैं इसको देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक के निम्नलिखित लाभ देख लीजिए। पहला क्या है, व्हील पर दाब एक समान लगता है। क्योंकि यहाँ पर हम फ्लूइड का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर दाब एक समान रहेगा, यानी कि चारों पहिए पर ब्रेक एक समान काम करेगा। स्वस्नेहित यानी सेल्फ लुब्रिकेंट होने के कारण घिसाई दर कम होती है। यहाँ पर घिसाव भी कम होता है क्योंकि यहाँ पर स्नेहन बराबर होता रहता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ भी अधिक होता है। घर्षण के कारण हानियाँ भी इसमें कम हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर हम फ्लूइड का प्रयोग कर रहे हैं, ये मैकेनिकल अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ हाइड्रोलिक सा है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। अगला है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, द्रवीय संचायक। द्रवीय संचायक क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। एक्स्ट्रा एनर्जी को यदि कोई मशीन ऑपरेट हो रही है और ऑपरेट होने के बाद यदि उसको बंद कर दिया जाता है, जो फ्लूइड आता है उस फ्लूइड की एनर्जी को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जब इस एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसको ये हाइड्रोलिक मशीन को सप्लाई कर देता है। देखते हैं कैसे काम करता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर ये रैम होता है, रैम या फिर यहाँ पर प्लंजर भी लगाया जाता है। स्लाइडिंग रैम क्योंकि ये ऊपर नीचे यहाँ पर गति कर रहा है इसलिए इसको स्लाइडिंग रैम बोला जाएगा। और ये जो सिलेंडर है ये फिक्स है एक जगह, इसलिए इसको फिक्स सिलेंडर बोला जाता है। ये सिलेंडर दो तरफ से, एक तरफ से पंप और दूसरी तरफ से हाइड्रोलिक मशीन से कनेक्ट होता है। इधर दाहिने तरफ दिख रहा होगा आपको, ये हाइड्रोलिक मशीन, लिफ्ट क्रेन वगैरह कुछ भी हो सकती है, और ये बाएं तरफ है पंप। पंप के माध्यम से फ्लूइड को इस सिलेंडर में अंदर भेजा जाता है और ये जब सिलेंडर के अंदर आएगा तो रैम ऊपर उठेगा। रैम ऊपर उठने के बाद ऊपर रखा है यहाँ पर बेट, तो ये बेट भी ऊपर उठेगा। रैम के ऊपर ही रखा होता है बेट। देखें काम कैसे करता है, कैसे अपने इंजन अंदर ये एनर्जी को स्टोर करता है। जब पंप द्रव को अंदर भेजेगा किसी भी फ्लूइड को तो क्या करेगा, पंप चूँकि प्रेशर बढ़ाकर भेजेगा, प्रेशर उस मान लीजिए कि प्रेशर इंटेंसिटी जो फ्लूइड की हो वो P है। अब यदि मशीन ऑपरेट हो रही हुई तो वो फ्लूइड डायरेक्ट उस मशीन पर आ जाएगा और जिससे मशीन ऑपरेट होगी। यदि मशीन बंद है, मशीन जब बंद हो जाएगी यानी कि फ्लूइड की सप्लाई इधर ब्लॉक हो जाएगी, इधर फ्लूइड नहीं जा पाएगा। अब चूंकि फ्लूइड इधर से आ रहा है तो फ्लूइड जाएगा किधर, ये हाइड्रोलिक रैम को ऊपर उठाएगा, सॉरी ये स्लाइडिंग रैम जो है स्लाइडिंग रैम को ऊपर उठाएगा, जिससे यानी कि अब इसके अंदर प्रेशर इंटेंसिटी, इस दाब की वजह से ये रैम ऊपर उठ रहा है और रैम के ऊपर रखा होता है डेड बेट, तो उससे बेट भी उठेगा। अब इसके अंदर जो ये प्रेशर की ऊर्जा है, दाब ऊर्जा, इस रैम के अंदर स्टैटिक एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। और जब ये प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा या फिर जब इधर मशीन ऑपरेट हो जाएगी, मशीन ऑपरेट होगी तो इधर ये फ्लूइड इधर जाने की कोशिश करेगा दाहिने तरफ, जिससे अब इसके अंदर की जो एनर्जी होगी वो उसकी वजह से ये क्या होगा, रैम नीचे आएगा। रैम नीचे आएगा तो इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी होगी यानी कि ये फ्लूइड अब पुनः सप्लाई हो जाएगा इस हाइड्रोलिक मशीन की तरफ। यानी कि कैसे काम करेगा ये, कि जब मशीन ऑपरेट नहीं हो रहा होगा, हाइड्रोलिक मशीन बंद होगी, उस समय जो फ्लूइड आएगा उसकी दाब ऊर्जा को हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर अपने अंदर स्टैटिक एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। और जब उस एनर्जी की ज़रूरत होगी यानी कि हाइड्रोलिक मशीन ऑपरेट होगी तो उस स्टोर्ड एनर्जी को हाइड्रोलिक मशीन को सप्लाई कर देता है। इस तरीके से काम करता है हमारा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास डेड बेट लोडेड, मृत भार लोडेड, बेट लोडेड, या इसी को डेड बेट लोडेड भी बोला जाता है, या इसी को ग्रेविटी एक्यूमुलेटर भी बोला जाता है। दूसरा है स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर। तीसरा गैस लोडेड एक्यूमुलेटर। गैस लोडेड एक्यूमुलेटर पुनः दो टाइप के होते हैं, एक है नॉन सेपरेटेड टाइप और एक है सेपरेटेड टाइप। सेपरेटेड टाइप पुनः तीन टाइप के होते हैं, पहला है पिस्टन टाइप, दूसरा डायफ्राम, तीसरा ब्लेडर टाइप। अंतर ध्यान से देखिएगा कि ये इस आधार पर बांटा गया है
कि जो इस हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के अंदर एनर्जी किसके माध्यम से एकत्रित की जाती है। यदि यहाँ पर डेड वेट ऊपर रखा गया है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डेड वेट लोडेड एक्यूमुलेटर। यानी कि ये जो फिगर बना दिख रहा है आपको, ये किस टाइप का है, डेड वेट लोडेड टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर एक वेट रखा हुआ है। अब यही एनर्जी यदि स्प्रिंग के माध्यम से एकत्रित हो तो उसी को बोल देंगे स्प्रिंग लोडेड, और यही यदि गैस के माध्यम से एकत्रित हो रही है तो उसी को बोल देंगे गैस लोडेड। देखते हैं सबको अलग अलग। पहला क्या है हमारा, डेड वेट लोडेड या वेट लोडेड, या इसी को ग्रेविटी लोडेड एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। देखें ये कुछ इस टाइप का, अभी पीछे हम लोग देख चुके हैं, सेम वही है। ये हमारा पिस्टन या यहाँ पर रैम रहेगा, रैम से कनेक्ट रहेगा ऊपर क्या, डेड वेट, यहाँ पर हम वेट को रखेंगे। पुनः वही काम, इधर से फ्लूइड आएगा, इधर हाइड्रोलिक मशीन जुड़ी रहेगी। हाइड्रोलिक मशीन जब ऑपरेट नहीं होगी तो इस दाब ऊर्जा के माध्यम से पिस्टन को ऊपर ढकेलेगा, पिस्टन के ऊपर क्योंकि रखा हुआ डेड वेट। तो ये जैसे जैसे दाब बढ़ेगा, फिर एक समय मान लीजिए कि ये पिस्टन नीचे है, अब फ्लूइड इधर जा रहा है, जब इधर सप्लाई बंद हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोलिक मशीन ऑपरेट करना जब बंद कर देगा, इधर फ्लूइड ब्लॉक हो जाएगा, तब क्या करेगा, इधर अब दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ते बढ़ते जब अचानक दाब इतना हो जाएगा कि उस वेट को ये उठा सके, तो क्या करेगा, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर हो जाएगा और उस दाब ऊर्जा को इसके अंदर स्टैटिक एनर्जी के रूप में एकत्रित हो जाएगी। इसमें जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट ही रहेगा। फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर, ये तब तक वेट नहीं उठेगा जब तक कि इसके वेट यानी कि जितना बल ये नीचे लगा रहा उतना ही बल ये प्रेशर ऊपर की तरफ ना लगा दे, तब तक ये वेट नहीं उठेगा। और जैसे ही बल बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, ये तुरंत उठना शुरू हो जाता है। इसमें अगर जो हम डायग्राम देखें कि इसके अंदर जो फ्लूइड का वॉल्यूम है सिलेंडर के अंदर और कितना इसके अंदर प्रेशर है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन एक्यूमुलेटर, यानी कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो फ्लूइड का आयतन है उसको हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और फ्लूइड के प्रेशर को हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो ये तब तक नहीं उठेगा, अभी देखिए इसके अंदर कोई भी फ्लूइड अंदर नहीं जा पाएगा, इस सिलेंडर के अंदर तब तक नहीं जा पाएगा जब तक कि इधर का प्रेशर इस वेट को बैलेंस ना कर ले जाए। अब धीरे धीरे बढ़ रहा, अभी अंदर फ्लूइड जा नहीं रहा, बढ़ते बढ़ते अचानक जब प्रेशर यहाँ तक पहुँच गया, अब ये पिस्टन ऊपर उठना शुरू होगा, पिस्टन ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। अब वहीं पर दाब कांस्टेंट हो जाएगा, अब दाब तो सेम है लेकिन आयतन बढ़ता जाएगा, जब एकदम पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगा वहाँ पर पिस्टन रुक जाएगा। ठीक, यानी कि यदि डेड वेट टाइप का एक्यूमुलेटर है तो उसके अंदर यदि प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन एक्यूमुलेटर और फ्लूइड प्रेशर के बीच का डायग्राम खींचें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है। यानी डेड वेट एक्यूमुलेटर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर बदलता नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये पिस्टन लगाया गया है, इस पिस्टन का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो कैपिटल ए मान लीजिए, और ऊपर जो वेट रखा हुआ मान लीजिए कैपिटल डब्ल्यू है, और इसका जो स्ट्रोक लेंथ यानी कि यहाँ से ऊपर कहाँ तक ये पिस्टन उठ रहा है उसकी लंबाई यदि एल है तो क्या हो जाएगा, और इसके अंदर मान लीजिए प्रेशर इंटेंसिटी है फ्लूइड का वो स्मॉल पी है। अब यदि फ्लूइड इंटेंसिटी स्मॉल पी है यानी कि दाब तीव्रता स्मॉल पी है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रैम का कैपिटल ए है, तो दाब बल कितना हो जाएगा, पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है, बल। और यदि ये बल इस वेट को बैलेंस कर रहा है यानी कि जो डेड वेट है वो बराबर हो जाएगा इस दाब बल के बराबर, यानी कि डब्लू बराबर हम क्या ले सकते हैं, P इंटू ए। डब्लू बराबर लिखा जा सकता है P इंटू ए। यहाँ पर देखें तो ये कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है। मान लीजिए कि जो रैम है, रैम का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, रैम का जो स्ट्रोक यानी कि कितना ऊपर उठ रहा है उसकी लंबाई मान लीजिए एल है, तरल की दाब तीव्रता मान लीजिए स्मॉल पी है, और डेड वेट जो ऊपर रखा हुआ है रैम के उसका वेट मान लीजिए कैपिटल डब्ल्यू। इसमें डेड वेट के साथ ही जो रैम का भी थोड़ा बहुत भार होगा वो भी इंक्लूड है, दोनों का मिला करके भार कैपिटल डब्ल्यू। क्योंकि ये भार बैलेंस कर रहा है प्रेशर के, जो फ्लूइड है उसी के प्रेशर को, तो नीचे से दाब बल होगा वो बैलेंस करेगा, इसके वेट को उठाएगा यानी संतुलन की अवस्था ले जाए तो डब्ल्यू बराबर पी इंटू ए हो जाएगा, यानी दाब बल बराबर डेड वेट। अब
यदि ऊपर उठाने में कार्य निकालना हो तो कार्य बराबर हम क्या जानते हैं, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब बल कितना था, P इंटू ए, और उसकी दिशा में विस्थापन कितना हो रहा, ऊपर उठ रहा था पिस्टन, कितना ऊंचाई तक, मान लीजिए L ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा कार्य, W इंटू एल, यानी कि P गुणे A इंटू एल। ये क्या हो जाएगा, रैम को उठाने में किया गया कार्य। और यही कार्य क्या होगा, उस हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के अंदर स्टैटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। यहाँ से रैम पर किया गया कार्य ही एक्यूमुलेटर में स्टैटिक एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। अतः एक्यूमुलेटर के द्वारा स्टोर्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी एक्यूमुलेटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, कितना हो जाएगा, जो कार्य हम कर रहे हैं P गुणे A गुणे एल। A इंटू एल को ध्यान से देखें तो ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और एल है लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा, आयतन होता है। किसका आयतन होगा, सिलेंडर का आयतन होगा। तो सिलेंडर का आयतन यानी कि स्मॉल p इंटू सिलेंडर का आयतन, यानी कि कोई भी एक्यूमुलेटर जो डेड वेट टाइप का है अपने अंदर कितना एनर्जी स्टोर करेगा, प्रेशर इंटेंसिटी गुणे सिलेंडर का आयतन, इतने आयतन के बराबर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर। यानी यदि हमको एनर्जी निकालना होगा तो सिंपल सा फार्मूला है कि यदि हमको फ्लूइड का प्रेशर पता चल जाए, उसी में हम सिलेंडर के आयतन का गुणा कर दें, तो ये एनर्जी निकल जाएगी कि एक्यूमुलेटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। डेड वेट टाइप एक्यूमुलेटर हो गया। अब आगे क्या है हमारा, स्प्रिंग टाइप, यानी कि दूसरा है स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर। स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर देखें ये कैसे काम करेगा, इसका डायग्राम कुछ यहाँ पर है। इसमें अभी तक जो पिस्टन के ऊपर हम डेड वेट रख रहे थे, अब वो वेट ना रख करके यहाँ पर हम एक स्प्रिंग लगा दे रहे हैं। स्प्रिंग लगाएंगे, अब ये पिस्टन जुड़ा हुआ स्प्रिंग से, और स्प्रिंग ऊपर सतह से जुड़ी हुई है सिलेंडर के। जब इधर सप्लाई बंद हो जाएगी फ्लूइड की, तो फ्लूइड आएगा, इस पिस्टन को ऊपर धक्का देने की कोशिश करेगा, और ये तब तक नहीं उठेगा जब तक कि इधर का जो प्रेशर बैलेंस ना कर जाए इधर जो स्प्रिंग बल लगा रही उसके बल को। अब जैसे चूंकि हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, तो जैसे जैसे इसको हम कंप्रेस करते जाते हैं अधिक बल लगाने की जरूरत पड़ती है, बल का मान बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाता जाएगा, यहाँ पर जो फ्लूइड का प्रेशर वो भी बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पर एनर्जी किसके माध्यम से स्टोर हो रही है, स्प्रिंग के माध्यम से। यहाँ पर अब डेड वेट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर। और इसके अंतर्गत जब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा फ्लूइड के, एक्यूमुलेटर के अंदर जो फ्लूइड का वॉल्यूम है, आयतन है, वो बढ़ता जाएगा, उसके साथ ही साथ जो फ्लूइड का प्रेशर है वो भी देखिए इंक्रीज होता चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये लीनियर ही बढ़ता है, एक रेखीय रूप से ही बढ़ता है, यानी कि इसकी प्रवणता ये हो जाएगी, प्रवणता इसकी कांस्टेंट ही रहती है। तो स्प्रिंग टाइप के एक्यूमुलेटर में फ्लूइड प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन एक्यूमुलेटर के अंदर यदि ग्राफ खींचा जाए तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमको, जिसके अंतर्गत फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जाता है। यहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, जबकि डेड वेट लोडेड में स्प्रिंग जो फ्लूइड का प्रेशर होता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, वो नहीं बदलता है। लेकिन स्प्रिंग में, स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर में फ्लूइड का प्रेशर बदलता जाएगा। तीसरा है गैस लोडेड एक्यूमुलेटर। अब जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो ना ही स्प्रिंग के माध्यम से स्टोर होगी, ना ही डेड वेट के माध्यम से, किसके माध्यम से स्टोर होगी, गैस के माध्यम से। गैस एक्यूमुलेटर भी दो टाइप के होते हैं। पहला क्या था, नॉन सेपरेटेड टाइप। पहला है नॉन सेपरेटेड टाइप, यानी अविभाजक प्रकार के एक्यूमुलेटर। इसमें तेल और गैस, तेल का मतलब जो फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं वो फ्लूइड मतलब कोई तरल भी हो सकता है, यानी कि कोई ऑयल भी हो सकता है, या फिर पानी भी हो सकता है। इसमें तेल और गैस अविभाजित होते हैं
इसलिए ये हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिर होते हैं। नॉन सेपरेटर मतलब वो एक दूसरे से कनेक्ट ही रहते हैं, उनको किसी माध्यम से किसी कंपोनेंट्स के द्वारा अलग नहीं किया जाता है, वो आपस में यानी कि फ्लूइड और गैस संपर्क में रहेंगे। देखें ये यहाँ तक भरा हुआ हमारा फ्लूइड, इसके अंदर जो ये सिलेंडर दिख रहा होगा एकुमुलेटर का, इसके अंदर पहले से ही गैस भर दिया जाता है। पूरा यहाँ पर गैस भरा हुआ, मान लीजिए पूरा सिलेंडर गैस भरा हुआ। अब जब हाइड्रोलिक मशीन ऑपरेट हो रही होगी तो इधर से फ्लूइड सप्लाई पंप के माध्यम से आएगा, डायरेक्ट ये चला जाएगा हाइड्रोलिक मशीन में। जब हाइड्रोलिक मशीन ऑपरेट नहीं हो रही होगी तो इधर ये फ्लूइड की सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी। अब वो क्या करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर जाएगा तो इसके अंदर जो गैस है उस गैस को ये धक्का मारेगा। ध्यान रहे कि गैस और ये लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा, ये गैस ऊपर कंप्रेस होता जाएगा। कंप्रेस होगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे गैस कंप्रेस होगा वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आयतन कम हो रहा है, आयतन कम होता जाएगा और इसका जो इसके अंदर गैस भरा हुआ उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, और इस गैस के प्रेशर की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। इसमें यदि वॉल्यूम निकाला जाए, आयतन निकाला जाए इस एक्यूमुलेटर के अंदर, और उस आयतन और फ्लूइड के प्रेशर के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ये कर्व प्राप्त होता है, जो कि इस टाइप का है। यानी कि इसके अंदर प्रवणता सेम नहीं होती है, इसका स्लोप भी चेंज होता रहता है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो हमारा कर्व मिलता है। यानी इसके अंदर भी गैस लोडेड एक्यूमुलेटर है तो उसमें भी फ्लूइड का प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है, वो कर्व रूप में बदलता जाता है। ये हो गया नॉन सेपरेटेड टाइप। दूसरा क्या था, सेपरेटेड टाइप। और सेपरेटेड टाइप एक्यूमुलेटर भी हमारे 3 टाइप के हैं। एक है पिस्टन टाइप। पिस्टन टाइप को पहले देख लेते हैं। इसमें जो गैस है और फ्लूइड है उसको एक पिस्टन के माध्यम से अलग अलग कर दिया जाता है। पीछे देखे हैं जो नॉन सेपरेटेड टाइप का था उसमें फ्लूइड और गैस आपस में संपर्क में थे, लेकिन इसमें अलग अलग हैं, पिस्टन के माध्यम से गैस और फ्लूइड को अलग कर दिया जा रहा है। ये है हमारा पिस्टन, जो बीच में दिख रहा है आपको, ये पिस्टन है। पिस्टन के अंदर ये यहाँ पर गैस भरा होता है, और ये जो बीच में गैप दिख रहा है सफ़ेद सा, ये यहाँ पर है हमारा फ्लूइड। ये फ्लूइड कहाँ से आएगा, यहाँ पर ये रास्ता बना हुआ, इधर से फ्लूइड अंदर जाएगा। फ्लूइड जब अंदर जाएगा तो ये पिस्टन को ऊपर धक्का मारेगा। पिस्टन को ऊपर धक्का जब मारेगा तो यहाँ पर गैस भरा है, उस गैस को कंप्रेस करेगा, जिसके वजह से इस गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा। उस प्रेशर की वजह से इस एक्यूमुलेटर में एनर्जी स्टोर होगी। इसमें देखें तो ये पिस्टन है, ये जो बीच में पिस्टन लगा हुआ, ये पिस्टन इस गैस और फ्लूइड को अलग अलग कर दे रहा है, यानी कि गैस और फ्लूइड आपस में डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, इसलिए इसको नॉन सेपरेटेड टाइप का बोला जा रहा है। और चूंकि इसमें गैस को फ्लूइड से पिस्टन के माध्यम से सेपरेट किया जाता है, इसलिए इसको पिस्टन टाइप एक्यूमुलेटर बोलेंगे। अगला है डायाफ्राम टाइप। डायाफ्राम एक्यूमुलेटर, इसमें तेल यानी फ्लूइड और गैस को किसके माध्यम से सेपरेट किया जाएगा, डायाफ्राम। डायाफ्राम के माध्यम से अलग किया जाता है। देखें ये हमारा डायाफ्राम टाइप गैस एक्यूमुलेटर। इसमें ये जो कर्व माध्यम से दिख रहा है आपको कर्वेचर, ये क्या है हमारा डायाफ्राम। और ये जो नीले कलर का दिख रहा है यहाँ पर भरा हुआ है गैस, और यहाँ से आ रहा होगा फ्लूइड की सप्लाई। ये जो पीला कलर का दिख रहा है ये है हमारा फ्लूइड। जब इधर मशीन ऑपरेट नहीं होगी तो फ्लूइड आएगा इधर। फ्लूइड जब अंदर आएगा तो इस डायाफ्राम को धक्का मारेगा। डायाफ्राम को जब धक्का मारेगा तो डायाफ्राम एक फ्लेक्सिबल टाइप की समझिए पट्टी होती है। अब ये जो इस टाइप की है, इतना कर्वेचर है, वो धीरे से थोड़ा और कम हो जाएगा, और धक्का मारेगा तो और कम हो जाएगा। यानी ये फ्लेक्सिबल टाइप की, ये ऊपर नीचे हो सकती है ऐसे। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा, उस प्रेशर की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। यहाँ पर गैस और फ्लूइड को हम डायाफ्राम के माध्यम से अलग कर रहे हैं, इसलिए इसको हम डायाफ्राम एक्यूमुलेटर बोलेंगे। अगला है ब्लेडर टाइप। ब्लेडर टाइप का एक्यूमुलेटर, इसमें यानी कि जो फ्लूइड और गैस को अलग कर रहा होगा वो कौन सा माध्यम होगा, वो ब्लेडर होगा। यानी कि ब्लेडर के द्वारा गैस और फ्लूइड को सेपरेट किया जाएगा।
देखें। और अधिकतर जो ब्लेडर के अंदर गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन ही होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ठंडी होती है, जिससे ब्लेडर का फटने का डर नहीं होता है। ये है हमारा जो, ये आपको थोड़ा सा कर्व टाइप का ये दिख रहा होगा, ये है ब्लेडर। इसके अंदर कोई गैस भर दी जाती है, अधिकतर नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। अब जब इधर से फ्लूइड की सप्लाई होगी इसमें, इधर अगर रास्ता ब्लॉक है, हाइड्रोलिक मशीन ऑपरेट नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, ये फ्लूइड अंदर जाएगा। फ्लूइड अंदर जाएगा तो इस ब्लेडर को ऊपर धक्का मारेगा, तो ये ब्लेडर आपस में ये सिकुड़ जाएगा, थोड़ा संकुचन हो जाएगा, जिससे इसके अंदर की गैस कंप्रेस हो जाएगी। बाद की अवस्था यहाँ पर दिखाई गई, देखें यहाँ पर, तो ये ब्लेडर कुछ संकुचित हो चुका है, यानी कि इसके अंदर जो एयर भरी गई होगी वो कंप्रेस हो चुका है, जिससे उसका प्रेशर बढ़ा होगा, और उस प्रेशर की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो रही होगी। इसके अंदर जो ये दाब लगा रहा होगा फ्लूइड, ये दाब इस गैस को दबाएगा, और पुनः यदि इधर का रास्ता खुल जाएगा तो ये गैस फिर फैलना चाहेगी, और वो फैलना चाहेगी तो ये जो बाहर का फ्लूइड है उसको धक्का मारेगी, फिर ये फ्लूइड बाहर आ जाएगा और ये हाइड्रोलिक मशीन को ऑपरेट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर को देख चुके। अब आगे है हमारा हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर, डोर क्लोजर का तो नाम सुना ही होगा। क्या करता है ये डोर क्लोजर? दरवाजे को स्वतः बंद करने का काम करता है। ये सेल्फ होता है, ऑटोमेटिक टाइप का होता है कि दरवाज़ा हम खोल देते हैं तो इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस हाइड्रोलिक डोर क्लोजर के माध्यम से दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। देखें कैसे होता है हाइड्रोलिक डोर क्लोजर, कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें इस एक भाग को फिट कर दिया जाएगा दरवाजे से और दूसरे को उसके फ्रेम से लगा दिया जाएगा। जब दरवाज़ा खुलेगा तो ये जो लीवर के माध्यम से कनेक्ट हुआ है ये घुमाएगा इसको, ये जो दिख रहा है राड अंदर गया होगा इसको घुमाएगा, और इसके अंदर का जो अरेंजमेंट होता है, इसके अंदर पिनियन और रैक बने होते हैं जिससे ये गति करता है, और इसके अंदर भरा होता है फ्लूइड और स्प्रिंग, जिससे वो एनर्जी उसमें स्टोर होती है। बाद में जब हम दरवाजे को छोड़ते हैं तो वही एनर्जी रिलीज होती है, पुनः वो दरवाजे को बंद कर देती है। देखें इसके अंदर की संरचना कुछ इस टाइप की होती है। जो अभी हम लोग तिरछा सा लीवर देखे थे, ये लीवर ये वाला, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये इस लीवर को यहाँ से हम कनेक्ट किए, अब इसको खोल करके अंदर का भाग यहाँ पर दिखाया गया है। देखें कैसे कनेक्ट हो रहा है। ये है हमारा लीवर जो वहाँ से कनेक्ट हो करके दरवाजे से जुड़ा रहता है। इस पे जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो वो लीवर घूमता है, जिसकी वजह से ये घूमेगा। ये राड है जिस पर यहाँ पर अंदर पिनियन बना होता है। पिनियन मतलब एक गियर ही होता है जिस पर दांते बने रहते हैं, और वो दांते संपर्क रहते हैं। ये इधर ये एक हॉलो पिस्टन होता है, इसके ऊपर अंदर की तरफ यहाँ पर भी दांते बने रहते हैं, इस टाइप के कुछ रैक, मतलब एक सीधी प्लेट और इसके अंदर दांते बने होते हैं। जब ये घूमता है, रोटेट करता है, तो इस पर दांते घूमते हैं, जिसकी वजह से इसको आगे या पीछे खिसकाते हैं, और इधर या इधर खिसकाएंगे तो इसमें लगी होती है स्प्रिंग, और स्प्रिंग फ्लूइड के माध्यम से आपस में टच रहता है। तो अब जब स्प्रिंग इधर ये सिलेंडर आगे बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, यानी ये हालो टाइप का होता है, इसके अंदर भी फ्लूइड रहता है, ये फ्लूइड रहेगा और उसी से जुड़ा होती है इधर स्प्रिंग। तो अब ये पिस्टन आगा इधर जाना चाहेगा यदि, तो क्या करेगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, इधर जो स्प्रिंग लगी होगी कंप्रेस हो जाएगी, और जब हम दरवाजे को छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग जो अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई वो रिलीज करेगी, जिससे दरवाज़ा पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो, इसीलिए इसके अंदर फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट अगर जो डायरेक्ट स्प्रिंग का ही केवल प्रयोग करें तो दरवाज़ा अचानक बंद होगा, धीरे धीरे से नहीं बंद हो। उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक ये कुछ स्क्रू वगैरह भी लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो दरवाजे की बंद करने की गति है उसको हम कम या तेज़ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से एक स्क्रू यहाँ पर भी लगा होता है, जिससे जो स्प्रिंग की पावर है वो भी
एडजस्ट की जाती है। जैसे स्प्रिंग, इसके अंदर का स्क्रू होगा, ये स्प्रिंग लगी होगी, इसके अंदर ये स्क्रू आएगा, स्क्रू को टाइट करेंगे तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और ढीला करेंगे तो स्प्रिंग और फैलेगी। तो इसके माध्यम से हम स्प्रिंग को कंट्रोल करते हैं, जिससे उसकी पावर कंट्रोल में आती है। इस तरीके से काम करता है हमारा हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। अब जो पिछले क्लासों में हम लोग देख चुके हैं, उसी पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जिसमें पहला है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहला ध्यान से देखें। एक द्रविक प्रेस यानी हाइड्रोलिक प्रेस जिसकी एफिशिएंसी कितनी 80% तथा उसके लीवर की भुजाओं में अनुपात 1:5 है। यदि बड़े तथा छोटे सिलेंडर के व्यासों में अनुपात 6 हो तो ज्ञात कीजिए कि लीवर पर 50 न्यूटन के बल से प्रेस द्वारा कितना बल लगाया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या काम करता है, कम बल लगाकर अधिक भार उठा सकता है। इसमें 2 सिलेंडर होता है, एक कम व्यास का एक अधिक व्यास का, और उस पर जो हम बल लगाते हैं उस बल को हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और उसको हम लीवर के माध्यम से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है उसमें यानी कि जो बल लगाया जा रहा है वो लीवर के माध्यम से लगाया जा रहा है, और लीवर की जो भुजाओं में अनुपात दे रहा है वो कितना है 1:5। तो यहाँ पर इस टाइप का कुछ हम लीवर माने थे, ये यहाँ पर हिंज था, ये लंबा सा, इधर एक प्रेशर हम बल लगा रहे थे प्रयास, और यहाँ ये लगा हुआ था जिस ये जुड़ा रहता था प्लंजर से। अब ये क्या करे, जब इसको हम नीचे दबाएंगे तो प्लंजर को धक्का मारेगा, प्लंजर नीचे दबेगा। यहाँ पर हम इसकी पूरी लंबाई को माने थे कैपिटल एल और ये लंबाई को माने थे स्मॉल एल, यानी कि यही भुजाएं, यानी इस पूरी भुजा और इसका ये अनुपात कितना दे रहा है 1:5। तो यानी पहले छोटे वाले को लेंगे यल और बटे में कैपिटल एल, इसका अनुपात 1:5, या उल्टा कर देंगे कैपिटल एल अनुपात स्मॉल एल, तो क्या हो जाएगा 5:1। और इसमें जो सिलेंडरों का के व्यासों का अनुपात है वो भी दे रहा है 6। तो सिलेंडर यानी बड़े सिलेंडर, इधर बड़ा सिलेंडर लगा था एक और इधर था छोटा सिलेंडर, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, इसके डायमीटर को हम स्मॉल डी माने थे, इसके डायमीटर को कैपिटल डी। तो यानी कि कैपिटल डी यानी बड़े सिलेंडर का व्यास पहले और बाद में छोटे सिलेंडर का, दोनों का अनुपात कितना दे रहा है 6, और बल कितना लगा रहा है लीवर पर 50 न्यूटन का। तो अब कितना बल हाइड्रोलिक प्रेस लगाएगा, यानी कितना भार उठा सकता है। ध्यान से देखें, जो क्वेश्चन में लिखा गया सबसे पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 80%। 80% को हम परसेंटेज हटाना चाहें तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, लिख सकते हैं 0.8। लीवर की भुजाओं में अनुपात स्मॉल एल अपन कैपिटल एल दिया है 1:5, या इसी को उलट कर दें तो क्या हो जाएगा कैपिटल एल अपन स्मॉल एल, यानी कि 5/1, या इसी को हम 5 भी लिख सकते हैं। कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, बड़े सिलेंडर का व्यास अपान छोटे सिलेंडर का व्यास कितना आ रहा है 6। जो हम प्रयास लगा रहे हैं कैपिटल पी कितना है 50 न्यूटन का, हमको निकालना है कि कितना भार उठा रहा है हाइड्रोलिक प्रेस, यानी डब्ल्यू का मान हमको निकालना है। हाइड्रोलिक प्रेस के अंतर्गत हाइड्रोलिक प्रेस कितना भार उठाएगा उसको हम निकाल सकते हैं, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा लगाया गया बल, ये सॉरी यहाँ पर नहीं रहेगा, हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा लगाया गया बल, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा उठाया गया भार। तो कितना होता है हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा उठाया गया भार, कैपिटल डब्ल्यू बराबर नीटा कैपिटल पी इंटू कैपिटल एल अपान स्मॉल एल इंटू में कैपिटल डी अपान स्मॉल डी का होल स्क्वायर। नीटा का मान हमें पता है 0.8, प्रयास पी का मान पता है 50 न्यूटन दिया है, कैपिटल एल अपान स्मॉल एल का अनुपात 5 है, कैपिटल डी अपान स्मॉल डी का अनुपात कितना है 6, और ये लगा देंगे स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 7200 न्यूटन। यानी कि इस हाइड्रोलिक प्रेस पर यदि हम 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो कितना भार उठा सकता है वो 7200 न्यूटन का। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक हाइड्रोलिक जैक है, उस हाइड्रोलिक जैक की दक्षता यानी एफिशिएंसी ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 8 किलो न्यूटन का भार उठाने के लिए 200 न्यूटन का बल लीवर पर लगाना पड़ता है। कितना बल हम लगा रहे हैं 200 न्यूटन,
भार कितना उठा रहे हैं, 8 किलो न्यूटन का। और क्या दे रहा है, जैक के लिए स्मॉल एम बराबर 12 और कैपिटल ए अपन स्मॉल ए बराबर दिया है 10। तो चूंकि हम जानते हैं हाइड्रोलिक जैक द्वारा उठाया गया भार कैपिटल डब्ल्यू बराबर ये फार्मूला होता है नीटा इंटू पी इंटू एम इंटू कैपिटल ए अपान ए। नीटा दिया हुआ है, नहीं सॉरी निकालना है हमको इफिशिएंसी। नीटा क्या है, इफिशिएंसी निकालना है इसको। तो इफिशिएंसी को हम अलग कर लें तो कितना हो जाएगा, ये डब्लू अपान में इधर पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा पी इंटू एम इंटू कैपिटल ए अपान स्मॉल ए। डब्लू का मान दिया हुआ है, कितना उठा रहे हैं हम भार, 8 किलो न्यूटन का। तो 8 किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलेंगे, 10 के पावर 3 से गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 गुणे 10 के पावर 3, ये न्यूटन में हो गया। बटे में बल हम कितना लगा रहे हैं, पी का मान 200 न्यूटन। क्योंकि यहाँ पर न्यूटन है इसलिए इसको भी न्यूटन में हम कन्वर्ट कर लिए। एम का मान 12 दिया हुआ है, कैपिटल ए अपान स्मॉल ए का मान 10 दिया हुआ है। रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.333। अब यदि इस इफिशिएंसी को हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में 33.33%। यानी कि ये जो हाइड्रोलिक जैक उसकी इफिशिएंसी कितनी है, 33.33%। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक संचायक यानी कि एक्यूमुलेटर या इसी को हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर भी बोला जाता है कि 350 mm प्लंजर का भार कितना है, 4500 kg। ध्यान दें किसका भार है, ये प्लंजर का भार, या इसी को हम रैम भी बोल रहे थे, रैम कहें या प्लंजर। 42 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हाइड्रोलिक दाब को विकसित करने के लिए उस पर अतिरिक्त भार क्या रखा जाना चाहिए। क्या क्या दे रहा है, प्लंजर का डायमीटर स्मॉल डी हम लिखे हैं कितना, 350 mm। इसको हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। 10 से भाग दे देंगे, आ जाएगा सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। क्यों हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर दे रहा है वो भी किस में दे रहा है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। प्रेशर कितना दे रहा है फ्लूइड का, 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रहा है, जो प्लंजर है उसका भार कितना है, 4500 kg। निकालना किसका भार है हमको, प्लंजर पर जो अतिरिक्त भार हम रखते हैं यानी डेड वेट। तो एक बार फिर से देखें तो किस टाइप का था हमारा, ये सिलेंडर था, इसके अंदर ये प्लंजर लगा था, प्लंजर के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ था ये वेट रख रहे थे, डेड वेट, जिसको हम अब डेड वेट यानी कि कैपिटल डब्ल्यू पूरा हम ले रहे थे ना, कि इस प्लंजर और इस डेड वेट का पूरा भार। तो ये भार किसको बैलेंस करेगा, इधर से जो प्रेशर लग रहा होगा। अब मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है इस प्लंजर का कैपिटल ए है, तो इधर से जो प्रेशर लग रहा होगा इनटू इसी में प्रेशर का गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से कितना बल लग रहा होगा यानी दाब बल निकल गया, पी इंटू ए। किसको बैलेंस करेगा, इधर से जो भार लग रहा होगा, इधर से भार कितना होगा, इसका भार और इसका भार। तो इसका भार धन इसका भार बराबर हो जाएगा इस बल के, क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है। तो जितना नीचे का भार बराबर हो जाएगा जितना ऊपर बल लग रहा है। तो ऊपर की तरफ बल लग रहा है पी इंटू ए बराबर हो जाएगा इसका भार धन इसका भार। तो इस प्लंजर का भार दे रहा है, जो प्लंजर है उसका भार दे रहा है, इसका भार हमको निकालना है, निकाल लेते हैं। मान लीजिए जो प्लंजर है उसका भार W1 है, तो W1 का मान हमको दे रहा है, कितना दे रहा है, 4500 kg। और जो प्लंजर के ऊपर हम वेट रख रहे हैं उसका भार कितना है, W2। तो कुल भार कितना लग जाएगा नीचे की ओर, W1 और W2। W नीचे की तरफ लगेगा और दाब बल ऊपर की तरफ। संतुलन की अवस्था में दोनों बराबर होंगे, यानी कि कैपिटल W बराबर हो जाएगा नीचे की तरफ जो बल लग रहा, P इंटू ए। ठीक, अब ए हमको यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है प्लंजर का। तो प्लंजर का एरिया कैसे निकलेगा, डायमीटर तो हमको पता ही है, तो क्या कर देंगे π/4 d स्क्वायर। तो यह आ जाएगा प्लंजर का क्षेत्रफल π/4 d स्क्वायर। डी का मान हमें पता है 35 सेंटीमीटर, रख देंगे, कितना आ जाएगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ए का मान। पी का मान तो दिया ही है, रख देंगे मान। तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू के स्थान पे स्मॉल W1 प्लस W2 लिख सकते हैं, बराबर स्मॉल पी का मान 45 और ए का मान 960। W1 का मान 4500 kg
प्लस W2 बराबर 45 गुणे 960। तो W2 बराबर लिख सकते हैं, इधर 4500 चला जाएगा दाहिने तरफ, माइनस में हो जाएगा, यानी 45 गुणे 960 माइनस 4500। अब ये मान कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 38,850 kg। चूँकि अभी तक जो मान रख रहे थे हम kg में ही रख रहे थे, इसलिए जो मान आएगा यहाँ पर वो किलोग्राम में ही आएगा। और यदि इसी को न्यूटन में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 9.81 से गुणा कर देंगे, तो ये जो kg में है W का मान वो आ जाएगा हमारा न्यूटन में। अगला क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है, संचायक के लिए यानी एक्यूमुलेटर के लिए आवश्यक स्ट्रोक की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका विस्थापन 110 लीटर है, प्लंजर का व्यास 350 mm है। प्लंजर का व्यास कितना दे रहा है, 350 mm, यानी स्मॉल डी बराबर 350 mm। इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, यानी 0.35 मीटर हो जाएगा प्लंजर का डायमीटर। विस्थापन कितना दे रहा है, 110 लीटर, यानी कि जो सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड है उसका विस्थापन बोल रहा है, लीटर है यानी कि ये आयतन का मात्रक है, तो यानी कि जो सिलेंडर के अंदर का आयतन दे रहा है वो कितना है, कैपिटल V बराबर 110 लीटर। अब इस लीटर को हम मीटर क्यूब में भी बदल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ से अब 110 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 110 गुणे 10⁻³ ये हो जाएगा मीटर क्यूब। हमको निकालना स्ट्रोक की लंबाई कैपिटल L बराबर ये निकालना है। तो क्या जानते हैं हम लोग, आयतन सिलेंडर का बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, यानी कि उसकी स्ट्रोक लेंथ प्लंजर का। तो एरिया क्या होता है, π/4d² इंटू L। L का मान हमें चाहिए, तो यहाँ से 75 कर देंगे तो V इंटू 4 अपान में πd²। V का मान पता है 110 गुणे 10⁻³ पाई गुणे d², यानी 0.35 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा स्ट्रोक लेंथ, 1.145 मीटर, ये आ जाएगा स्ट्रोक लेंथ की लंबाई। यानी कि यहाँ से हम स्ट्रोक लेंथ यानी स्ट्रोक की लंबाई निकाल सकते हैं, जो कि हमें निकालना था। आवश्यक स्ट्रोक कितना आया है, 1.145 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वंदे मातरम।